देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपके राज्य आपके गांव से जुड़ी हर खबर लेकर हाजिर होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि हरियाणा में 72 घंटे यानी 3 दिन से ज्यादा रुकने के लिए वहां पर पंजीकरण करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि ये नजर रखी जा सके कि कौन दूसरे राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं। ये पंजीकरण जो है सरल पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही पहले की तरह आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य होगा। होटलों, अतिथि गृहों, कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस, सरकारी विश्राम गृहों और धर्मशालाओं जैसे प्रबंधन द्वारा यहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके पूरा विस्तार से उनका विवरण होना बेहद जरूरी होगा इस पोर्टल के तहत। बहरहाल हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद गजाली, आपकी जो एक स्टोरी थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली से एक पलायन हो रहा है हरियाणा की तरफ लोगों का, कह सकते हैं जो 72 घंटे अगर कोई वहां रुकेगा, हरियाणा जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन जो अनिवार्य कर दिया गया है, एक कहीं ना कहीं लोगों पर नजर बनाने की कोशिश है कि दूसरे राज्यों से कितने लोग हरियाणा पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब से इंटर स्टेट बॉर्डर या अंतर्राज्यीय बॉर्डर खोले गए हैं मूवमेंट के लिए, उसके बाद से कई ऐसी खबर आ रही थी और चर्चाओं में या लोगों के बीच ये एक दूसरे को फोन भी कर रहे हैं लोग कि मकान देखें या घर देखें। और कई लोग यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में ये भी देखा गया कि दिल्ली से जो लोग यहाँ अपने रिश्तेदारों को मिलने आ रहे हैं, अगर उनको कोरोना के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उनका इलाज दिल्ली और हरियाणा के पंजाब और हरियाणा के अस्पतालों में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक सियासी बयानबाजी शुरुआत में हुई थी कुछ दिनों पहले कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज हो सकेगा, फिर हरियाणा की तरफ से यह जवाब आया था कि हरियाणा में जो भी आए, या पंजाब की तरफ से भी मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो भी यहां आएगा उसका इलाज होगा। तो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट पे बयान तो दे दिया कि इलाज होगा, लेकिन इस मूवमेंट पे नजर रखने की बात हरियाणा और पंजाब कई दिनों से कर रहे हैं। पहले भी आरोप लगाया गया कि दिल्ली की तरफ से आने वाले लोगों की वजह से ही कोरोना संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। तो पंजाब ने तो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर लाने की बात कही थी कि स्क्रीनिंग करें। हरियाणा ने वो कर दिया है, क्योंकि हरियाणा में ही लोग दिल्ली से आके मकान की तलाश कर रहे हैं या यहां पर बिना बताए रुकने की भी खबरें आ रही हैं। इसलिए कई लोकल पुलिस स्टेशंस के थ्रू जो है व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी इस कानून को फैलाने की बात की गई है कि आरोग्य सेतु ऐप तो डाउनलोड हो, सरल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो, लेकिन उससे ज्यादा जो लोगों को चौकस करने की बात कही गई है कि आप नजर रखें, अगर आपके आसपास कोई बाहर का शख्स आ रहा हो, दूसरे राज्य से कोई आ रहा हो, तो जरूर जानकारी दें ताकि उनकी मूवमेंट या मेडिकल टेस्ट उनका कराया जा सके। जी मोहम्मद गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और हरियाणा सरकार ने ये फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि राजधानी दिल्ली से बहुत से लोग हरियाणा को रुख कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनके नाते रिश्तेदार हरियाणा में रहते हैं। ऐसे में इन लोगों को ये लगता है कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की भर्ती में काफी दिक्कतें पेश आ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव के चलते इन्होंने हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जाने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटते प्रवासी मजदूर, क्योंकि काम धंधा बचा नहीं और कारखाने बंद थे। लेकिन अब कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली से लोग बाहर जा रहे हैं। राजेश गोयल उनमें से एक हैं जो रोहिणी में रहते थे और उनका एक्सपोर्ट का काम है। उन्होंने दिल्ली छोड़ने और अपने पुश्तैनी घर रोहतक लौटने का फैसला लिया, जो वैसे भी दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पिछले 10 साल से मैं रोहिणी में रहता हूँ दिल्ली में। मैं यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, लेकिन जब से कोविड-19 आया है तब से मेरे जो कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं बिजनेस को लेके। इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो बेटी को लेके, बेटी छोटी है और साथ में माता जी रहते हैं, उनका भी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। तो अब उसको देख के मुझे लगता है कि अब यहाँ रहने का और मन नहीं है। फिलहाल ये कुछ समय के लिए लग रहा है, लेकिन लोग अब दिल्ली से लौटना चाहते हैं, भले ही कितनी ही दूर क्यों ना जाना पड़े। दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले दिपिन इनमें से एक हैं जो अपने घर असम लौट गए हैं। मुझे घर से काम करने की इजाजत दी गई, इसलिए मैं गुवाहाटी आ गया। दिल्ली में हालात बहुत डरावने हैं। लॉकडाउन हटा दिया गया और कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड की तलाश में भटकते हुए कई लोगों की मौत हो गई। जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक मैं यहीं रहूंगा।
और जो किसी वजह से घर नहीं लौट पा रहे हैं, वो दिल्ली से निकलने के लिए दूसरे विकल्प तलाश कर रहे हैं। जब तक वे कोरोना की जो है मेडिकल रिपोर्ट हमें नहीं ला करके देते। हरियाणा में हाईवे पर बने होटलों में कुछ समय रहने के बारे में आजकल बहुत फोन आ रहे हैं। संभ्रांत परिवारों के लोग हैं, वो दिल्ली से प्लान कर रहे हैं कुछ समय के लिए। तो ऐसे में हमारे पास भी, क्योंकि जैसे आपने बताया नेशनल हाईवे नंबर 1 पे हमारा होटल है, तो हमारे पास भी वे लोग आए हैं कि हमें आप अपने होटल में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जब तक दिल्ली में हालात सामान्य नहीं होते, आप हमें जो है जगह दीजिए। कुछ लोगों ने तो हरियाणा के पंचकूला में रहने के लिए घर तलाशने को प्रॉपर्टी डीलरों को भी फोन किए हैं। कोरोना करके दिल्ली से लोग काफ़ी जो है आ रहे हैं, वो ट्राई सिटी के आसपास और हरियाणा में और दिल्ली से वो निकलना चाहते हैं ताकि कोरोना से वो बच सके और हम कहीं और जाके वो अपना जगह वगैरह ले सके। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं यहाँ पर, भाई अगर ऐसे कुछ लोग आते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सरकार को दी जाए। पहले मजदूर और अब मध्य वर्गीय परिवारों का बड़े शहरों से पलायन कहीं न कहीं सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पे सवाल उठाता है। दिल्ली से अक्षय के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां बाजार खुलने के आदेश के बाद भी व्यापारियों की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। 70% रेस्टोरेंट अभी भी बंद हैं। तमाम मॉल्स में किराए और मेंटेनेंस को लेकर काफी दुकानें बंद हैं और व्यापारी लॉकडाउन के दौरान आए भारी भरकम बिजली के बिल चुकाने में काफी परेशान हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। लखनऊ के एक पॉश इलाके में 21 साल से चल रहा रेस्टोरेंट पैक एंड चू यूपी के उन 70% रेस्टोरेंट की तरह खुलने की इजाज़त के बावजूद नहीं खुल सका है, क्योंकि उनके खुलने की शर्त है कि रेस्टोरेंट में सिर्फ आधे ग्राहक बैठें, 2 मेज़ों के बीच 6 फीट की दूरी हो, वेटर 3 फीट दूरी से सर्विस करे, हर बार टेबल सैनिटाइज हो, एसी 25 से 30 डिग्री पे चले, ग्राहक मास्क लगा के बैठें, काम के बाद पूरा रेस्टोरेंट सैनिटाइज किया जाए। डाइनिंग ना खोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके साथ जो प्रोटोकॉल अटैच्ड है वो इतना स्ट्रिक्ट है, जो हमें पता है कि जनता नहीं करना चाहेगी। हम फॉलो कराएंगे ज़रूर, क्योंकि हम बहुत सख्त आदमी हैं। नितिन मोहन कहते हैं कि इन शर्तों के साथ रेस्टोरेंट चलाना नामुमकिन है, क्योंकि रात में 9 बजे से कर्फ्यू है, इसलिए खाने को ऑर्डर 7 बजे तक ही ले सकेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट सैनिटाइज करके बंद करने में वक्त लगेगा। ग्राहक 8 बजे तक निकल जाए तभी 9 से पहले घर पहुंचेगा, जबकि 7 बजे से पहले कोई डिनर नहीं करता। इस तरह सिर्फ 1 राउंड ही ग्राहक बैठेगा। 3 फीट की दूरी से वेटर का सर्विस करना मुश्किल है। 6-6 फीट की दूरी पे मेज लगा के बहुत कम लोग बैठेंगे, जबकि खर्च उतना ही आएगा। ऐसे में रेस्टोरेंट ने ग्राहक से रिश्ता कायम रखने के लिए टेक अवे और ऑनलाइन सब्जियां बेचना शुरू कर दिया है। अभी हमने एक रिक्वेस्ट पे किसी लोगों की वेजिटेबल्स भी करने शुरू किए। तो वेजिटेबल्स भी जो हमारे यहाँ आते हैं, पहले रनिंग वाटर में धुलते हैं, फिर सोडा बाइकार्बोनेट में धुलते हैं, फिर पोटेशियम परमैंगनेट में डिप करे जाते हैं। एक एक वेजिटेबल को अलग अलग धोकर अलग अलग पैकेट्स में पैक करके लोगों के घर हम भिजवा रहे हैं। नौशीजान के नाम से अवधी और मुगलई खानों के रेस्टोरेंट की चेन चलाने वाले शमील शमसी के सारे रेस्टोरेंट बंद हैं। लखनऊ में उनके बंद 2 रेस्टोरेंट का लॉकडाउन के वक्त का बिजली का बिल कहते हैं 1.5 लाख है। फिर किराए पे 18% GST है। कारोबार को जिंदा रखने के लिए वो सरकार से मदद चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार ने लॉकडाउन का आदेश दिया था तो सरकार ने हमारी दुकानें अपनी मर्जी से बंद कराई थी, और उस वक्त पे हम लोगों को ये भी कहा गया था कि किराए में छूट होगी, बिजली के बिलों में छूट होगी। बिजली के बिलों में, किराए में तो छूट को आप छोड़िए, सरकार ने जो बिल भेजे हैं बंद के, लॉकडाउन के, वो भी इतने ज़्यादा भेज दिए हैं कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी में छोटे बड़े करीब 225 मॉल हैं। उनके खुलने की इजाज़त ऐसे वक्त में मिली है जब कोरोना के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से मॉल्स में ग्राहक अभी बहुत कम हैं। तमाम मॉल्स में बहुत सारे दुकानदार दुकानें नहीं खोल रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि का किराया मॉल प्रशासन समाप्त कर दे, माफ़ कर दे। साथ ही साथ भविष्य के लिए कम से कम 1 साल के लिए किराए में और कैम में कमी कर दे। तमाम मॉल्स में हम लोगों की बातचीत हुई है, उन्होंने हम लोगों की बात सहानुभूतिपूर्वक देखा है, सुना है। लॉकडाउन ने कारोबार की कमर पहले ही तोड़ दी है। अब अव्यावहारिक बिजली बिल, GST, किराया और तमाम तरह के नियम कानून उसकी बर्बादी की रही सही कसर भी पूरी कर रहे हैं।
अगर व्यापार को बचाना है तो उसकी मुश्किलें दूर करनी होंगी। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी लैब्स में कोरोना के टेस्ट की कीमत तय कर दी है। अब कोरोना का टेस्ट 2500 रुपये में हो सकेगा। जाहिर है ये प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। दिल्ली में कल से हमने देखा कि 2400 रुपये में कोरोना का टेस्ट हो रहा है। कोरोना संक्रमण के 2 केस के बाद से मुरादाबाद सत्र न्यायालय को सील कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये कोर्ट बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश प्रशासन कोरोना को लेकर सख्त कदम उठाता रहा है। जिस इलाके में भी केस आता है उसे सील कर दिया जाता है। कानपुर की बात करते हैं। यहां पर एक बार फिर से कोरोना का बहुत ज्यादा केसेस अचानक से सामने आए। गुरुवार को शहर में एक साथ 58 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य महकमे में एक तरह से हड़कंप मच गया। इनमें स्वरूप नगर में सवासिनी गृह की 33 लड़कियां भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। जिले में अब तक 882 लोग संक्रमित हैं और जिले में कुल 333 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। चीनी अतिक्रमण के खिलाफ देश भर में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की बात करें तो यहां मझोला इलाके में लोगों ने चीन के हमले में शहीद 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। शहीद सैनिकों के सम्मान में लोगों ने नारे लगाए और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपनी तरफ से कोशिश की। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने अपने पिता का मान सम्मान, उनके मन को पूरा करने के लिए एक अजीबोगरीब यहां पर शादी की। दरअसल गांव के 90 साल के बुजुर्ग शिव मोहन के 9 बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे पंचराज की शादी नहीं हो पा रही थी। पिता की इच्छा थी कि उनके जीते जी उनकी शादी हो जाए, लिहाजा पंचराज ने लकड़ी के पुतले के साथ यहां पर शादी की और पूरे रस्मों को निभाया। पंचराज ने पहले तो शादी करने से मना कर दिया, लेकिन बुजुर्ग पिता का मान रखने के लिए उन्होंने पुतले से इस तरह से शादी की। और गाजियाबाद की बात करते हैं। यहां एक युवक ने युवती की चाकुओं से हत्या कर दी। आरोपी ने सरेआम ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया और लोग यहां पर तमाशा देखते रहे। तमाशबीन बनी भीड़ में से किसी ने युवती को बचाने की कोई कोशिश तक नहीं की और युवती की जान चली गई। जिस युवती की हत्या हुई वो 22 जून को उसकी शादी इंदौर में होनी तय हुई थी। आरोपी ये शादी नहीं होना देना चाहता था। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से। यहां कोरोना से जंग के बीच स्थानीय बाजारों में हरी सब्जियों की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। इससे किसानों को तो फायदा हो रहा है, साथ ही खेतों में मजदूरों को भी काम मिलने लगा है। शहरों की तरह ही गांव में खेतों तक में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अलीगढ़ की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई दोनों देशों के बीच सैनिकों की झड़प के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान का सिलसिला चल रहा है। कई स्थानीय व्यापारी और दुकानदार यहां आकर स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि यहां पर ध्यान, पूजा, स्नान करने से जो कोरोना को लेकर हालात बने हुए हैं उसमें कुछ सुधार होगा। और अब बात करते हैं बिहार की। लद्दाख की गलवान घाटी में जिस तरह से हिंसक झड़प हुई, सैनिक शहीद हुए। ऐसे में वैशाली जिले के जयकिशोर सिंह ने देश की रक्षा में अपनी शहादत दे दी। 22 साल के जयकिशोर बिहार रेजिमेंट की 12वीं बटालियन के जवान थे। शहीद के पिता राजकपूर सिंह किसान हैं, जबकि बड़े भाई नंदकिशोर सिंह भारतीय थल सेना में सिक्किम में तैनात हैं। जयकिशोर को श्रद्धांजलि देने के लिए एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। और बिहार के जवानों जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को 36 लाख रुपए की बात जो है देने का वायदा किया है बिहार सरकार ने। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। दरअसल गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर पर यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भारत चीन सीमा पर हुई झड़प के बिहार के 5 शहीद जवानों कोई परिवार को इस तरह से मदद देने का ऐलान किया है।
वहीं बिहार के गया जिले में बीजेपी दफ्तर के सामने चीन के सामान की होली जलाई गई, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहां पर शामिल थे। चीन के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी भी हो रही थी। लोगों ने शपथ भी ली कि वो चीन के सामान का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर सिर्फ 5 रुपए के सिक्के के चक्कर में काफी ज्यादा विवाद हो गया और टोल कलेक्टर को चाकू तक मार दिया गया। दरअसल स्विफ्ट कार में सवार 4 लोग गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर खेड़की दौला टोल प्लाजा पहुंचे तो टोल के पैसे वापस करने में 5 रुपए का सिक्का अचानक से नीचे गिर गया। गाड़ी में बैठे लोग सिक्का उठाकर देने की जिद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि गाड़ी से वो उतरे और एक व्यक्ति ने टोल कलेक्टर पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।